नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस के इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल पे। आज हम टेक्निकल के 25 मोस्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि टेक्निकल एग्जाम से आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एस के इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। चालकता को प्रदर्शित करते हैं, यानी हमें बताना है कि हम चालकता को किससे प्रदर्शित करते हैं। महो प्रति मीटर से, महो से, ओम प्रति मीटर से या ओम से। चलिए बताएं कौन सा होगा इसमें से। महो प्रति मीटर होगा, महो होगा, ओम प्रति मीटर होगा या ओम होगा। चलिए बताएं कौन सा होगा इसमें से। इसमें हमारा आंसर होगा महो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर, यानी हमें बताना है कि शुद्ध धातु होती हैं उनका ताप बढ़ाने पर उनके प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होता है। घटता है, बढ़ता है, जीरो हो जाता है या अपरिवर्तित रहता है। चलिए बताइए कौन सा होगा इसमें से। घटता है या बढ़ता है या जीरो हो जाता है या कोई परिवर्तन नहीं होता। चलिए बताइए कौन सा होगा। इसमें हमारा आंसर होगा घटता है, यानी जो धातु होती है उनका ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक पूर्ण चालक में, यानी एक कंप्लीट यानी एक पूर्ण चालक है, उसके बारे में पूछ रहा है हमें। प्रतिरोध अधिक होना चाहिए, प्रतिरोध कम होना चाहिए, प्रतिरोध जीरो होना चाहिए, प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। यानी एक पूर्ण चालक है उसमें प्रतिरोध कैसा होना चाहिए। अधिक होना चाहिए, कम होना चाहिए, जीरो होना चाहिए या अनंत होना चाहिए। चलिए बताइए कौन सा होगा। इसमें हमारा आंसर होगा प्रतिरोध जीरो होना चाहिए। एक पूर्ण चालक में प्रतिरोध जीरो होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी तार का मानक प्रतिरोध के रूप में लेने हेतु आवश्यक है। किसी तार को मानक प्रतिरोध के रूप में लेने हेतु आवश्यक है। चलिए बताइए कौन सा होगा। तार का विशिष्ट प्रतिरोध न्यूनतम होगा, न्यूनतम होना, तार का विशिष्ट प्रतिरोध अधिकतम होना, तार का प्रतिरोध ताप गुणांक नगण्य होना, तार का प्रतिरोध ताप गुणांक अधिकतम होना। चलिए बताइए कौन सा होगा इसमें से। किसी तार को मानक प्रतिरोध के रूप में लेने हेतु आवश्यक है। तार का विशिष्ट प्रतिरोध न्यूनतम होना, तार का विशिष्ट प्रतिरोध अधिकतम होना, तार का प्रतिरोध ताप गुणांक नगण्य होना, तार का प्रतिरोध ताप गुणांक अधिकतम होना। चलिए बताइए कौन सा होगा। इसमें हमारा आंसर होगा तार का प्रतिरोध ताप गुणांक नगण्य होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्राइमरी सेलों से प्राप्त होने वाली विद्युत धारा, यानी जो हमारे प्राइमरी सेल होते हैं उनसे हमें कैसी विद्युत धारा प्राप्त होती है। रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, सेलों में एकत्रित होती है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। चलिए बताइए कौन सा होगा इसमें से। रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, सेलों में एकत्रित होती है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसमें हमारा आंसर होगा रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यानी सेलों में रासायनिक ऊर्जा होती है, वो हमें काम में लेने पर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर करता है। हमें बताना है कि प्रतिरोध है
वो निम्न में से यानी किस पे निर्भर करता है? विभव पर करता है, धारा पर करता है, विभव एवं धारा दोनों पर करता है, न विभव पर न धारा पर। चलिए बताइए क्या होगा इसमें। जो हमारा प्रतिरोध होता है वह किस पे निर्भर करता है, हमें वो बताना है। विभव पे करता है, धारा पे करता है, विभव एवं धारा दोनों पे करता है, न विभव पे न धारा पे। चलिए बताइए कौन सा होगा। इसमें हमारा आंसर होगा न विभव न धारा, यानी जो हमारा प्रतिरोध होता है वो न तो धारा पे निर्भर रहता है और न वोल्टेज पे निर्भर रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से प्राथमिक सेल है, यानी हमें बताना है कि प्राथमिक सेल कौन सा है। निकिल कैडमियम, कार्बन जिंक, सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर जिंक। चलिए बताइए कौन सा होगा इसमें से। हमारा प्राथमिक सेल कौन सा है? निकिल कैडमियम, कार्बन जिंक, सिल्वर ऑक्साइड और सिल्वर जिंक। चलिए बताइए कौन सा होगा इसमें हमारा आंसर। इसमें हमारा आंसर होगा कार्बन जिंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्वचालित मोटर गाड़ियों में प्रयुक्त बैटरी की वोल्टता प्राय होती है, यानी हमारी जो स्वचालित मोटर गाड़ियाँ होती हैं उनमें प्रयुक्त बैटरी की वोल्टता कितनी होती है, हमें वह बताना है। 25 वोल्ट होती है, 12 वोल्ट, सॉरी 8 वोल्ट होती है, 12 वोल्ट होती है या 3 वोल्ट होती है। चलिए बताइए कौन सा होगा इसमें से। जो हमारे पास स्वचालित मोटर गाड़ियाँ होती हैं उनमें प्रयुक्त बैटरी की वोल्टता बतानी है हमें। 25 वोल्ट, 8 वोल्ट, 12 वोल्ट या 3 वोल्ट। चलिए बताइए कौन सा होगा इसमें हमारा आंसर। इसमें हमारा आंसर होगा 12 वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विद्युत हीटर के तत्व बनते हैं। जो हमारे पास विद्युत हीटर होता है उसमें जो तत्व यानी स्प्रिंग लगी हुई होती है हमारी, वह कौन सी धातु की बनी हुई होती है? चलिए बताइए कौन सा होगा। ग्रेफाइट द्वारा बनती है, पीतल द्वारा, नाइक्रोम द्वारा या कॉपर द्वारा। चलिए बताइए कौन सा होगा इसमें हमारा आंसर। विद्युत हीटर के तत्व बनते हैं। चलिए बताइए ग्रेफाइट द्वारा, पीतल द्वारा, नाइक्रोम द्वारा या कॉपर द्वारा। इसमें हमारा आंसर होगा नाइक्रोम द्वारा। जो विद्युत हीटर होता है उस पर जो स्प्रिंग होती है वो नाइक्रोम की बनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक जले हुए प्रतिरोध को ओम मीटर द्वारा चेक करने पर प्राप्त रीडिंग का मान होगा, यानी एक जला हुआ प्रतिरोध है उसे हम ओम मीटर द्वारा चेक करते हैं तो उसे जो मान प्राप्त होता है वह कैसा होता है वह बताना हमें। अनंत होता है, प्रतिरोध का दोगुना होता है, प्रतिरोध का आधा होता है या जीरो होता है। चलिए बताइए कौन सा होगा। जले हुए प्रतिरोध को ओम मीटर द्वारा चेक करने पर प्राप्त रीडिंग का मान बताना हमें। अनंत होगा, प्रतिरोध का दोगुना होगा, प्रतिरोध का आधा होगा या जीरो होगा। चलिए बताइए कौन सा होगा इसमें। इसमें हमारा आंसर होगा प्रतिरोध का दोगुना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चांदी के तार का प्रतिरोध बढ़ता है। जो हमारे पास चांदी का तार होता है उसका प्रतिरोध यानी तार में क्या परिवर्तन करने पे बढ़ेगा वह बताना हमें। लंबाई घटाने पर, लंबाई बढ़ाने पर, त्रिज्या दोगुनी होने पर और व्यास कम होने पर। चलिए बताइए कौन सा होगा। जो हमारे पास चांदी के तार होते हैं उनकी लंबाई, उनका प्रतिरोध कब बढ़ेगा, मतलब लंबाई घटाने पर, लंबाई बढ़ने पर, त्रिज्या दोगुनी होने पर और व्यास कम होने पर। चलिए बताइए कौन सा होगा इसमें हमारा आंसर। इसमें होगा लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा, यानी हम चांदी के तारों की लंबाई बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
लेड एसिड बैटरी का कार्यकाल कितना होता है, हमें वो बताना है। 2 से 5 माह तक, 6 माह तक, 1 साल तक, 1 साल और 6 माह तक। चलिए बताइए कौन सा होगा इसमें हमारा आंसर। लेड एसिड बैटरी का कार्यकाल कितना होता है? 2 से 5 माह तक, 6 माह तक, 1 साल तक, 1 साल और 6 माह तक। चलिए बताइए कौन सा होगा। इसमें हमारा आंसर होगा 2 से 5 माह तक। जो लेड एसिड बैटरी होती है उसका कार्यकाल हमारे 2 से 5 माह तक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जो हमारे पास बैटरी होती है उसके बारे में पूछ रहा है। बैटरी का इलेक्ट्रोड होना चाहिए, यानी हमारे पास जो बैटरी होती है उसका इलेक्ट्रोड होना चाहिए। अर्धचालक, विद्युत का कुचालक, विद्युत का अच्छा सुचालक, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए कौन सा होगा इसमें हमारा आंसर। जो बैटरी का इलेक्ट्रोड होता है वो होना चाहिए अर्धचालक होना चाहिए, विद्युत का कुचालक होना चाहिए, विद्युत का सुचालक होना चाहिए। चलिए बताइए कौन सा होगा इसमें हमारा आंसर। इसमें हमारा आंसर होगा विद्युत का अच्छा सुचालक होना चाहिए, यानी जो हमारे पास बैटरी का इलेक्ट्रोड होता है वह है विद्युत का अच्छा सुचालक होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शुष्क सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है। जो हमारे पास शुष्क सेल होते हैं उनका आंतरिक प्रतिरोध हमें बताना है। 2 से 2.5 ओम तक होता है, 0.2 से 0.4 ओम होता है, 3 से 5 ओम होता है, 1 से 20 ओम होता है। चलिए बताइए कौन सा होगा इसमें हमारा आंसर। यानी जो शुष्क सेल होता है उनका आंतरिक प्रतिरोध बताना है हमें। 2 से 2.5 ओम, 0.2 से 0.4 ओम, 3 से 5 ओम या 1 से 20 ओम। चलिए बताइए कौन सा होगा इसमें हमारा आंसर। इसमें हमारा आंसर होगा 0.2 से 0.4 ओम। जो हमारे पास शुष्क सेल होते हैं उनका आंतरिक प्रतिरोध 0.2 से 0.4 ओम होता है, यानी इनका जितना प्रतिरोध कम होगा उनकी दक्षता उतनी अच्छी होती है। तो सबसे कम यही है हमारे पास ऑप्शन में। तो 0.2 से 0.4 ओम शुष्क सेलों का आंतरिक प्रतिरोध होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्राइम मूवर द्वारा परिचालित डीसी जनरेटर के आर्मेचर में उत्पन्न वोल्टेज की प्रकृति, यानी जो प्राइम मूवर द्वारा परिचालित डीसी जनरेटर होते हैं उनके आर्मेचर में उत्पन्न वोल्टेज की प्रकृति बतानी है। डीसी, एसी, त्रिभुजाकार या वर्गाकार। चलिए बताइए कौन सा होगा। जो हमारे पास डीसी जनरेटर होते हैं प्राइम मूवर द्वारा चलाते हैं जिसे हम, उनके आर्मेचर में उत्पन्न वोल्टेज की प्रकृति बतानी है हमें। डीसी, एसी, त्रिभुजाकार या वर्गाकार। चलिए बताइए कौन सा होगा इसमें हमारा आंसर। इसमें हमारा आंसर होगा एसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आर्मेचर लेमिनेशन की धातु, यानी जो हमारा आर्मेचर होता है उसमें जो लेमिनेशन किया होता है उसकी धातु कौन सी होती है वो बताना हमें। तांबा, पीतल, सिलिकॉन स्टील या डायमैग्नेटिक पदार्थ। चलिए बताइए कौन सा होगा इसमें हमारा आंसर। यानी जो आर्मेचर होता है उसके लेमिनेशन की धातु बतानी है हमें। तांबा, पीतल, सिलिकॉन स्टील या डायमैग्नेटिक पदार्थ। चलिए बताइए कौन सा होगा इसमें हमारा आंसर। इसमें हमारा आंसर होगा सिलिकॉन स्टील, यानी आर्मेचर पे सिलिकॉन स्टील धातु का लेपन होता है जिससे एडी करंट लॉसेस कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डीसी मशीन के योग निर्माण हेतु प्रयुक्त, यानी डीसी मशीन की जो योग होती है यानी बाहरी बॉडी होती है उसके निर्माण में प्रयुक्त धातु कौन सी है वो बतानी है हमें। स्टेनलेस स्टील, डायमैग्नेटिक पदार्थ, कास्ट स्टील या कॉपर। चलिए बताइए कौन सा होगा। जो डीसी मशीन होती है उनकी योग होती है मतलब बाहरी बॉडी होती है, उनके निर्माण हेतु में प्रयोग धातु बतानी है कौन सी प्रयोग लेते हैं।
स्टेनलेस स्टील लेते हैं, डायमैग्नेटिक पदार्थ लेते हैं, या कास्ट स्टील लेते हैं, कॉपर लेते हैं? चलिए बताइए कौन सा होगा। इसमें हमारा आंसर होगा कास्ट स्टील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कम्यूटेटर सेगमेंट के लिए प्रयुक्त धातु, यानी जो हमारे पास कम्यूटेटर होते हैं उनके सेगमेंट में कौन सी धातु प्रयोग में लेते हैं वह बताना है हमें। कार्बन, एल्यूमिनियम, कठोर तांबा यानी हार्ड ड्रॉन कॉपर, या स्टील? चलिए बताइए कौन सा होगा इसमें हमारा आंसर। जो कम्यूटेटर के सेगमेंट बने होते हैं उनमें हम कौन सी धातु प्रयोग में लेते हैं। कार्बन लेते हैं, एल्यूमिनियम लेते हैं, कठोर तांबा लेते हैं, या स्टील लेते हैं? चलिए बताइए कौन सा होगा इसमें हमारा आंसर। इसमें हमारा आंसर होगा कठोर तांबा यानी हार्ड ड्रॉन कॉपर के कम्यूटेटर सेगमेंट बने होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डीसी मशीन में निम्नलिखित हानियों में से सबसे अधिक होती है, यानी जो डीसी मशीन होती है उसमें निम्नलिखित में से कौन सी हानियाँ सबसे अधिक होती है वह बताना है हमें। क्षेत्र तामर हानियाँ, भंवरदार हानियाँ, आर्मेचर तामर हानियाँ, या हिस्टैरिसीस हानियाँ? चलिए बताइए कौन सा होगा इसमें हमारा आंसर। यानी जो डीसी मशीन होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा हानियाँ कौन सी होती हैं वह बताना हमें। क्षेत्र तामर हानियाँ होती हैं, भंवरदार हानियाँ होती हैं, आर्मेचर तामर हानियाँ होती हैं, या हिस्टैरिसीस हानियाँ होती हैं? चलिए बताइए कौन सा होगा इसमें हमारा आंसर। इसमें हमारा आंसर होगा आर्मेचर तामर हानियाँ। यानी जो डीसी मशीन होती हैं, जो डीसी मशीन होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा हानि आर्मेचर तामर हानि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक उत्तम डीसी जनरेटर के संपूर्ण दक्षता लगभग होती है, यानी जो एक बढ़िया क्वालिटी का डीसी जनरेटर होता है उसकी दक्षता कितनी होती है वह बताना हमें। 60% होती है, 80% होती है, 95% होती है, या 100% होती है? हमें बताना है कि एक उत्तम डीसी जनरेटर के संपूर्ण दक्षता कितनी होती है। जो एक उत्तम उत्तम क्वालिटी का डीसी जनरेटर होता है उसकी संपूर्ण दक्षता लगभग कितनी होगी। चलिए बताइए कौन सा होगा। 60% होगा, 80% होगा, या 95% होगा, या 100% होगा? चलिए बताइए कौन सा होगा इसमें हमारा आंसर। इसमें हमारा आंसर होगा 95% तक। यानी जो एक उत्तम क्वालिटी का डीसी जनरेटर होता है उसकी संपूर्ण दक्षता लगभग 95% तक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आर्मेचर प्रतिक्रिया यानी आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव से डीसी जनरेटर में वायु अंतराल में फ्लक्स में कमी होती है। तो आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव से डीसी जनरेटर में वायु अंतराल में फ्लक्स में कमी होती है वह बताना हमें। 5% होती है, 15% होती है, 25% होती है, या 50% होती है? चलिए बताइए कौन सा होगा इसमें हमारा आंसर। इसमें हमारा आंसर होगा 5%। यानी जो आर्मेचर प्रतिक्रिया आर्मेचर रिएक्शन है उसके प्रभाव से डीसी जनरेटर में वायु अंतराल के फ्लक्स में 5% तक कमी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंटरपोल की कुंडलियां प्राय कुंडलित होती हैं, यानी जो आर्मेचर होता है हमारे पास उसमें जो इंटरपोल होते हैं उसमें जो उसको बनाने में हम कौन से मतलब किस प्रकार का वायर काम में लेते हैं वह बताना है हमें। इंटरपोल की कुंडलियां प्राप्त प्राय कुंडलित होती हैं बहुत पतले तांबे तार से, मोटे तार से, विषसंवाही तार से, मितस्वाही तार से पदार्थ से सॉरी। इंटरपोल की कुंडलियां प्राय कुंडलित होती हैं। चलिए बताइए कौन सा होगा इसमें हमारा आंसर। इंटरपोल होते हैं उनकी कुंडलाएं प्राय निम्नलिखित में से प्राय कुंडलित होती हैं।
बहुत पतले तांबे के तार से, मोटे तांबे के तार से, मितव्ययी पदार्थ से। चलिए बताइए कौन सा होगा इसमें हमारा आंसर। इसमें हमारा आंसर होगा मोटे तांबे के तार से। हमारा इंटरपोल एडी करंट लॉसेस होता है, उसकी जो कमी होती है उसको पूरी करता है। मतलब इंटरपोल होते हैं वह एडी करंट लॉसेस होता है, उसकी क्षतिपूर्ति यानी कमी को पूरा करने के लिए लगाते हैं, जो मोटे तांबे के तार से बनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अवशेष चुंबक की अनुपस्थिति में जनरेटर में ईएमएफ उत्पन्न नहीं होता। सॉरी, अवशेष चुंबक की अनुपस्थिति में जनरेटर में ईएमएफ उत्पन्न नहीं होता। यानी जो अवशेष चुंबक होता है वो अनुपस्थित रहे तो जनरेटर में ईएमएफ उत्पन्न नहीं होता है। यानी हमें बताना है कि अवशेष चुंबक ना रहे तो कौन से जनरेटर में ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में, शंट जनरेटर में या सीरीज जनरेटर में। चलिए बताइए कौन सा होगा इसमें हमारा आंसर। अवशेष चुंबक ना होने की स्थिति में कौन से जनरेटर में ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा। चलिए बताइए सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में, शंट जनरेटर में या सीरीज जनरेटर में। चलिए बताइए कौन सा होगा इसमें हमारा आंसर। इसमें हमारा आंसर होगा सीरीज जनरेटर में। यानी अवशेष चुंबक को अनुपस्थित रहे, अवशेष चुंबक अनुपस्थित रहे तो सीरीज जनरेटर में ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जो डीसी जनरेटर में बुश की व्यवस्था की जाती है, यानी डीसी जनरेटर होता है जो उसमें कार्बन बुश की व्यवस्था कैसी होती है। जीएनए पर, एमएनए पर, ध्रुवीय अक्ष पर, जीएनए तथा एमएनए पर। चलिए बताइए कौन सा होगा इसमें हमारा आंसर। यानी जो डीसी जनरेटर होता है उसमें कार्बन बुश की स्थिति कहाँ पे होती है। जीएनए पर होती है, एमएनए पर होती है, या ध्रुव अक्ष पर होती है, या जीएनए और एमएनए दोनों भी होती है। चलिए बताइए कौन सा होगा इसमें हमारा आंसर। इसमें हमारा आंसर होगा एमएनए। यानी जो डीसी जनरेटर होता है उसकी कार्बन बुश की व्यवस्था एमएनए पे की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डीसी जनरेटर में लौह हानियाँ होती हैं, यानी जो कम्यूटेटर में, बुश में, योक में, आर्मेचर रोटर में। चलिए बताइए कौन सा होगा इसमें हमारा आंसर। यानी हमारे पास जो डीसी जनरेटर होता है उसमें लौह हानियाँ कहाँ पे होती हैं वह बताना है हमें। कम्यूटेटर में होती हैं, बुश में होती हैं, योक में होती हैं, या आर्मेचर रोटर में होती हैं। चलिए बताइए कौन सा होगा इसमें हमारा आंसर। डीसी जनरेटर में लौह हानियाँ कहाँ पे होती हैं। कम्यूटेटर में होती हैं, बुश में होती हैं, योक में होती हैं, आर्मेचर रोटर में होती हैं। इसमें हमारा आंसर होगा आर्मेचर रोटर में होती हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।